हेलो स्टूडेंट्स, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यमान सिंह राठौर और आज हम यूनिट 3 के 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ए है मिसोसोम, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है न्यूक्लियर एनवेलप एंड डी है राइबोसोम्स। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एनवेलप। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए मिसोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर मिसोसोम्स होते हैं ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना, ये होता है एब्सेंट। ये होता है एब्सेंट। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो न्यूक्लियोइड क्या होती है? न्यूक्लियोइड क्या होती है? जैसे एक बैक्टीरियल सेल का अगर डायग्राम बनाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है या जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड रहता है ऐसे। तो ये हो गया न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है और बाउंडेड नहीं रहता मेम्ब्रेन से। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है ना। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो अब हमें ये बताना है कि जो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहला बता रहा है ये ग्लाइकोजन, या जो ए बता रहा है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, बी है पॉलीसोम, सी है फॉस्फेट ग्रेन्यूल एंड डी है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, बता सकते हैं आप? तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीसोम आपकी इंक्लूजन बॉडी नहीं होती है। पॉलीसोम क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए एक एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए है। इस सिंगल एमआरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, देखिए, या अपन ऐसा कह सकते हैं सेवरल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल एमआरएनए। ये तो एमआरएनए हो गया और ये राइबोसोम हो गया। सेवरल राइबोसोम्स आर फाउंड इन अ सिंगल एमआरएनए, है ना। ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीसोम बोलेंगे, पॉलीसोम बोलेंगे, या फिर से पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है। इसे पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं अपन, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है इसे। क्लियर? तो ये छोटी मोटी बात होगी पॉलीसोम के बारे में। अब इंक्लूजन बॉडी देखिए, इंक्लूजन बॉडी क्या चीज होती है, थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं
उनमें क्या पाई जाती है? उनमें रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं रहता, तो इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है? मतलब मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं रहता, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसके अंदर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? जैसे आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एक इंक्लूजन बॉडी होती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी एक इंक्लूजन बॉडी होती है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स ये भी क्या होती है? एक इंक्लूजन बॉडी होती है। ठीक है, एक गैस वैक्यूल भी आपकी इंक्लूजन बॉडी होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पॉलीसोम इज अ करेक्ट आंसर। पॉलीसोम एक इंक्लूजन बॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। कहने का मतलब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है। हमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है? ए स्टेटमेंट क्या बता रहा, देखिए, RER हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ER। बी स्टेटमेंट क्या बता रहा है? SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। सी स्टेटमेंट क्या बता रहा है? इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। डी स्टेटमेंट SER आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए, जनरल पहले बात करते हैं RER। ठीक है, RER को क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए आप क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया अपना? सही स्टेटमेंट हो गया। हमें इनकरेक्ट देखना है कौन सा है। ठीक है, SER इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, सही बात है। SER के अंदर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या अपना करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें केवल RER प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है ये। क्या है ये? गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलो डी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। SER मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर सी कैसे हुआ? देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है एब्सेंट। एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosomes is referred as। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए अगर कंडीशन कैसी हो, कोई क्रोमोसोम है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो बीच में है या मिडल में है, और इस प्रकार से मिडल के अंदर है कि दोनों जो इसकी आर्म्स है, तो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है? इक्वल है। तो इस प्रकार की कंडीशन किसके अंदर या कौन से क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलती है? ए है एक्रोसेंट्रिक, बी है मेटासेंट्रिक, सी है टीलोसेंट्रिक और डी है सबमेटासेंट्रिक। तो इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है? इस प्रकार की कंडीशन होती है। देखिए, दोनों आर्म्स जो है ना, जैसे ये आर्म होगी, ठीक है, इसे पी आर्म भी बोलते, सॉरी इसे पी आर्म भी बोलते हैं, इसे पी आर्म भी बोला जाता है।
इसे पी आर्म भी बोला जाता है और इसे क्यू आर्म भी बोला जाता है। जो पी आर्म और जो क्यू आर्म है वो क्या होती है, लेंथ में बराबर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलेंगे अपन मेटासेंट्रिक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट क्या बता रहा है, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी स्टेटमेंट क्या बता रहा है, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सी स्टेटमेंट क्या बता रहा है, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। डी स्टेटमेंट है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अपन, है ना। तो डी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रहा है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो लाइसोसोम क्या होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है अपना सही है ना, सही स्टेटमेंट है ये। तो अगला देखते हैं सी स्टेटमेंट, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। सही बात है, एसिडिक पीएच के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिव बने रहते हैं, है ना। पीएच लमसम कितना होता है, 4.5 से 5 के करीब होता है पीएच, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट देखना है। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सही बात है, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ए स्टेटमेंट चेक करते हैं, देखिए, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसका आंसर गलत क्यों है, स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि देखिए इधर क्या बता रहा है, ये पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं, गोल्जी बॉडी से बनती है। किसे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज। कहने का मतलब जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो शॉर्ट आर्म और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए बोल रहा है एम आर्म एंड एन आर्म रेस्पेक्टिवली। बी बोल रहा है एस आर्म एंड एल आर्म रेस्पेक्टिवली। सी बोल रहा है पी आर्म एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली। डी है क्यू आर्म एंड पी आर्म रेस्पेक्टिवली, है ना। तो देखिए सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, देखिए एक आर्म जो होती है छोटी होती है और एक आर्म क्या होती है, बड़ी होती है। जो छोटी आर्म होती है इसे बोलते हैं हम पी आर्म, और जो बड़ी आर्म होती है उसे हमें बोलते हैं क्यू आर्म। ओके, तो इस प्रकार की कंडीशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पी आर्म एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली। क्लियर। अगला क्वेश्चन 6 के बाद में अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। अब हमें यह बताना है कि कौन सी ऑर्गेनेली का जो पेयर है उसके अंदर डीएनए कंटेंट नहीं होता है, डज नॉट कंटेन डीएनए। तो ए स्टेटमेंट बोल रहा है न्यूक्लियर एनवलप,
एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बी स्टेटमेंट बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। सी स्टेटमेंट बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। डी स्टेटमेंट बोल रहा है लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो उसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, है ना। लाइसोसोम और वैक्यूल्स ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता है। बाकी देखिए न्यूक्लियर एनवेलप क्या चीज होती है? व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप? न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना वो टू मेम्ब्रेन्स से मिलकर बना होता है। टू मेम्ब्रेन्स, एक होती है आउटर और एक होती है इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, आउटर और इनर दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और एक चीज और होती है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनाता है? आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, लाइसोसोम के अंदर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है जबकि वैक्यूल्स होती है उनके अंदर डीएनए नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों के अंदर डीएनए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो अगला 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? हमें इस पर ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, या ए स्टेटमेंट क्या है? लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। मतलब जो डिवाइडिंग सेल होती है उनमें लार्जर, बड़ा न्यूक्लियाई होता है। बी स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये जो आरआरएनए है उसको सिंथेसिस करता है, उसकी एक्टिव साइट है, मतलब जहां से आरएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो उसका हमें सत्य, ये ट्रू स्टेटमेंट बताना है क्या होगा। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत है। बी स्टेटमेंट देखिए, इट इज ए मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या गलत है। इट टेक पार्ट्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन। नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन का काम कौन करता है? अपने सेंट्रियोल्स करते हैं, तो ये भी गलत है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो सही है ये। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी हो जाएगा, है ना। तो ये आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा 9th क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो किसका, मतलब इसमें बताने में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, घटक कौन सा है इसका, कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देखिए, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सी स्टेटमेंट देखिए, सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम। और डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा फटाफट से, है ना। उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है डी, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के से मिलकर बने होते हैं, कंपोनेंट होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, सेंट्रियोल्स भी किससे मिलकर बने होते हैं?
माइक्रोट्यूब्यूल से, और सिलिया भी किससे मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए बाकी ऑप्शंस में देख लीजिए, ये बाकी जो स्टेटमेंट है उसमें चेक कर लेते हैं। देखिए ए स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रहा है, सेंट्रियोल्स, बिल्कुल सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन क्रोमेटिन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन नहीं होता है ना, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए। ओके, अब बी स्टेटमेंट में देखिए सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या है? सही है। और न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम गलत है। न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए के कितने? 150 बेस पेयर। कितने होंगे डीएनए के? 150 बेस पेयर होंगे, ठीक है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन। सेंट्रियोल्स होता है माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ, है ना, तो ये भी गलत है, बी। सी देखिए सिलिया बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। फ्लैजिला देखिए, अगर अपन प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, देखिए प्रोकैरियोट्स में अलग होता है फ्लैजिला, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला अलग होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जिसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9 + के 2। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला 10th क्वेश्चन है, वाटर soluble pigments are found in plant cell vacuole are। तो हमें वाटर soluble pigments के बारे में बताना है जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ए बोल रहा है कैरोटिनॉइड्स, बी बोल रहा है एंथ्रोसाइनिन, सी है ज़ेंथोफिल और डी है क्लोरोफिल। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एंथेरोसाइनिन, ठीक है। एंथेरोसाइनिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है ये। बाकी कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल और क्लोरोफिल बाकी जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 11th क्या बोल रहा है? सेलुलर ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर, ठीक है। तो कहने का मतलब सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में बताना है जिनमें मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो ए स्टेटमेंट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियाई, लाइसोसोम, गोल्जी एपेरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सी स्टेटमेंट देखिए, न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताइए कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड रहती है? तो उसका आंसर क्या होगा? सही, तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम, गोल्जी एपेरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर ये करेक्ट होगा। बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब देखिए पहला स्टेटमेंट में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन। और राइबोसोम देखिए ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। और न्यूक्लियाई क्या होती है? आपकी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइसोसोम देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, गोल्जी एपेरेटस भी सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियाई क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम मेम्ब्रेन होती है, एब्सेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी देखिए राइबोसोम इधर है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 12th क्वेश्चन। अगला 12वां क्वेश्चन हमारा है या 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड
डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो ऐसा प्लास्टिड, ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसके अंदर स्टोर्ड फूड नहीं होता है ना, स्टोर्ड फूड नहीं होता है, तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा? देखिए वैसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए, चेक करते हैं ना। ए बता रहा है कि देखिए क्रोमोप्लास्ट, बी बता रहा है इलियोप्लास्ट, सी है एल्यूरोप्लास्ट और डी है एमाइलोप्लास्ट। बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा ए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या स्टोर रहता है? तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर रहता है? इसमें पिगमेंट स्टोर रहते हैं, पिगमेंट्स, इसमें पिगमेंट्स, इसमें पिगमेंट स्टोर है। तो इसमें पिगमेंट्स स्टोर रहते हैं, जबकि इलियोप्लास्ट के अंदर लिपिड एंड ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट के अंदर इसके अंदर प्रोटीन, प्रोटीन स्टोर रहता है, जबकि एमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर रहता है? एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए क्रोमोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला 13 क्वेश्चन है, which one of the following cellular parts is correctly described? मतलब कौन सा सेलुलर पार्ट के बारे में सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वो स्टेटमेंट हमें चेक करना है। ठीक है, तो ए बोल रहा है देखिए थाइलेकोइड के बारे में, थाइलेकोइड्स क्या है के बारे में बता रखा है। थाइलेकोइड्स क्या चीज होती है? द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस sacs फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला बी देखिए, चेक करिए, देखिए सेंट्रियोल्स, इसके आगे दे रखा, देखिए साइट्स ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। बी चेक करते हैं, देखिए राइबोसोम्स के बारे में बता रखा है, दोज आर क्लोरोप्लास्ट, sorry, those on chloroplast are larger 80s while those in the cytoplasm are smaller 70s। डी देखिए लाइसोसोम्स, क्या लाइसोसोम्स के बारे में बता देंगे, देखिए ऑप्टिमली एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए थाइलेकोइड्स। तो देखिए थाइलेकोइड्स क्या चीज होती है? थाइलेकोइड्स अगर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है ना, तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, देखिए। और इसके अंदर जो पार्ट होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलते हैं? थाइलेकोइड्स, लेमिली स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसे क्या होती हैं? लेमिली लाइक स्ट्रक्चर या स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसे इनको थाइलेकोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स कहते हैं। ये थाइलेकोइड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये आपस में मिलकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, देखिए फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपस में मिलकर ग्रेना का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेंट्रियोल्स का क्या बता रखा है? एक्टिव साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, तो ये गलत बात है ना। ठीक है, सी देखिए राइबोसोम्स, those are chloroplast are larger 80s while those in cytoplasm are smaller 70s। तो देखिए उल्टा दे रखा है इसके अंदर ना, उल्टा दे रखा है, ये ऐसा होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द पीएच ऑफ अबाउट 8.5। 8.5 नहीं होता, 4.5 से 5 इतना पीएच होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया अपना।
है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला 14 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेली विद इन एन ऑर्गेनेली? मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनली होती है और ऑर्गेनलीज के अंदर भी पाई जाती है। तो ये कौन सी संरचनाएं होती है, कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कौन सी और ऐसी ऑर्गेनली होती है? ठीक है, तो ए बता रहा है देखिए राइबोसोम, बी बता रहा है पेरोक्सिसोम, सी बता रहा है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डी बता रहा है मीसोसोम। तो उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होती है मैम? ऑर्गेनली होती है ना, और ये ऑर्गेनली दूसरी ऑर्गेनलीज के अंदर भी पाई जाती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी आपको ये राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एंड माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 14 के बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ, तो यूरिडीन क्या चीज होती है बता सकते हैं आप? न्यूक्लियोसाइड होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, यूरिन होती है, या पिरिमिडिन होती है? उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन क्या होती है? साइड होती है। ठीक है, तो किससे मिलकर बनी होती है? यूरेसिल प्लस राइबोस आपस में मिलकर क्या बनाती है? आपस में मिलकर क्या बनाती है? यूरिडिन बनाती है। क्लियर? तो देखिए न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ना, देखिए पढ़ रखा है न्यूक्लियोसाइड क्या चीज होती है। न्यूक्लियोसाइड किससे कहते हैं? राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, वो अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हैं, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो ये 15 क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 16 क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल एमिनो एसिड इज, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से इनमें से बताना है हमें, है ना। तो पहला है फेनाइल एलानिन, बी है ग्लाइसिन, सी है एस्पार्टिक एसिड, डी है सीरिन। तो इसमें कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड होता है? तो बता सकते हैं आप क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फेनाइल एलानिन, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए आप ग्लाइसिन की बात करते हैं, एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं, और सीरिन की बात करते हैं, तो ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं तीनों। बाकी आपका फेनाइल एलानिन क्या होता है? ये एसेंशियल एमिनो एसिड होता है ये। ओके, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अगला 17 क्वेश्चन है, कौन कैनावेलिन ए इज, कौन कैनावेलिन ए क्या चीज होती है? क्या ये एक पिगमेंट होता है? ए पिगमेंट, बी एन अल्कलॉइड, सी एन एसेंशियल ऑयल, डी अ लेक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी लेक्टिन। ठीक है, तो कौन कैनावेलिन क्या होती है? ये एक लेक्टिन होती है। ठीक है, और किससे प्राप्त की जाती है ये? जैकबीन से, जैक बीन्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
अगला 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट होता है? GLUT4, GLUT1, GLUT सेकेंड और GLUT थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है GLUT4। ठीक है, तो GLUT4 क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना ये इंसुलिन या इंसुलिन रेगुलेटेड ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है ये? इंसुलिन रेगुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। और किस में पाया जाता है ये जो GLUT4 है, किसमें पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज एंड स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स में, स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी होती है आपकी? कार्डिक मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, ये स्ट्राइटेड मसल्स होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट क्या गलत है? ये गलत स्टेटमेंट देखना है हमें, कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो ए देखिए, ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यूरेसिल इज अ पिरामिडिन। जो यूरेसिल होता है वो पिरामिडिन होता है। अगला बी देखिए, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। कहने का मतलब जो ग्लाइसिन होता है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। ये बी स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट देखिए, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। फिर डी देखिए, सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज क्या होती है? पॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, अब देखिए डी ऑप्शन क्या बता रहा है? सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है ना? ये स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट चेक करते देखिए, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना? डी स्टेटमेंट देखिए, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। और ऊपर वाला देखिए, यूरेसिल इज अ पिरामिडिन, है ना? तो यूरेसिल पिरामिडिन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो बी स्टेटमेंट कैसे, है ना? ग्लाइसिन नहीं होता, ध्यान रखिए। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से होते हैं? मेथियोनिन होता है एक तो, और एक सिस्टीन होता है। मेथियोनिन और सिस्टीन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन एमिनो एसिड्स होते हैं। मेथियोनिन एमिनो एसिड और सिस्टीन एमिनो एसिड्स आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। ओके, तो आप समझ लोगे इसका आंसर बी क्यों हुआ। अगला 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेनिंग 4 pyrimidine bases? कौन सा सीक्वेंस, मतलब इस देखिए सीक्वेंस दे रखे हैं, सीक्वेंस में हमें ये बताना है कि 4 pyrimidine किसके अंदर है, 4 pyrimidine bases किसके अंदर है। ठीक है, तो आप खुद चेक करिए, ए स्टेटमेंट चेक करिए, बी चेक करिए, सी चेक करिए और डी भी चेक करिए, है ना? तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो हमें पिरामिडिन चेक करना है ना, तो इसमें देखिए पिरामिडिन कौन कौन सा है। तो एक तो ये हो गया टी, एक सी हो गया, एक इधर भी सी आ रहा है, ठीक है, और एक इधर भी टी, है ना? तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 इधर क्या हो गए? पिरामिडिन बेस हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
अगला 21 क्वेश्चन, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन प्लॉट का यूज कौन सी स्ट्रक्चर के कंफर्मेशन में यूज होती है, ये होता है, ठीक है। तो पहला है आरएनए, बी प्रोटीन्स, सी ट्राईएसाइल ग्लिसराइड्स और डी डीएनए। तो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखिए जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये किसने दिया था, जीएन रामाचंद्रन ने। जीएन रामाचंद्रन ने दिया था ये, ओके। और इस तो इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने, क्या रखा, रामाचंद्रन प्लॉट। एक टेक्निक बनाई इन्होंने और इस टेक्निक की सहायता से इन्होंने, रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन के बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड बताने के किस किस में होते हैं, ए काइटिन कोलेस्ट्रॉल, बी ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, सी सेल्यूलोज लेक्टिन्स, डी इनुलिन और इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है देखिए डी, इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होता है ये। और ये क्या होता है, इंसुलिन, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ऊपर क्या बोल रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइको देखिए पॉलीसैकेराइड के अंदर पाया जाता है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ऊपर इधर क्या बोल रहा है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो आपका देखिए इंसुलिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसके अंदर पेप्टाइड हार्मोन होगा। पेप्टाइड हार्मोन के अंदर अब जो पेप्टाइड श्रृंखला होगी ना, जो पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, जो चेन होती हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनुलिन एंड इंसुलिन, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला 23 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है इसमें और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। तो देखिए ए क्या है, इनहिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी, बी बोल रहा है पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, सी बोल रहा है सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई और डी बोल रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो बताइए इसमें सबसे पहले देखिए इनहिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी कौन करता है, रेसिन करता है या मेलोनेट करता है या काइटिन करता है या कोलेजन करता है, कौन करता है। तो इनहिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी कौन करता है, मेलोनेट करता है, देखिए, है ना। तो ए का देखिए सेकंड, तो ए का सेकंड देखिए, ए का सेकंड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, बी डी वाले के अंदर भी है, ठीक है। अपोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर प्रोटीन्स के अंदर होंगे, तो कोलेजन क्या है आपका, प्रोटीन है, ठीक है। तो बी का 4, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, करेक्ट, ठीक है। बाकी देख लीजिए सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, फंजाई के अंदर क्या होती है, काइटिन होती है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है आपका, रेसिन। तो ये इसका क्या होगा, सही मैचिंग होगी इसकी, मिलान होगा, सही मिलान या मैचिंग होगी इसकी, ओके। मेलोनेट क्या होता है, देखिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये, ठीक है। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ। जिनेस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है ये, ठीक है। और कोलाजन देखिए
आपको पता है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ये इन आवर बॉडी, ठीक है, जिसे कोलेजन होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा ए। अगला 23 क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर चॉइस 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स। अब कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। ए स्टेटमेंट क्या बोला, देखिए होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। को एंजाइम बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए को एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए होलो एंजाइम इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर। डी क्या बोल रहा है, एपो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, जैसे अपन बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए होलो एंजाइम बराबर होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर क्लियर। होलो एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, और जो कि कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम का। ठीक है, जो एपो एंजाइम ये मेन पार्ट होता है, और कोफैक्टर क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी, जो एंजाइम होता है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, ये भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये भी। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइंस। ये ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोस्थेटिक ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक। ये आपके मेटालाइंस इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ओके। और टाइटली अटैच्ड, लूजली, ये नॉर्मल बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो मेरा मेन मकसद क्या है, आपको बताना कि जो सही स्टेटमेंट है वो कैसा होता है। ठीक है, तो जो राइट स्टेटमेंट क्या है, होलो एंजाइम बराबर इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर ये आपका या फिर आपका को एंजाइम। ठीक है, तो उसका आंसर ए क्या होगा, करेक्ट। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम के लिए गलत है। ए स्टेटमेंट क्या बोला, देखिए एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। क्या मतलब, एंजाइम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचरेशन होता है उनका। बी, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स आल्सो। कहने का मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, इसका कहने का मतलब मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, बट सम आर लिपिड, जो कि कुछ जो होते हैं वो लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट देखिए, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। कहने का मतलब एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होगा। बिल्कुल, बात तो सही लग रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, डी, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। कहने का मतलब अगर उनकी एफिशिएंसी, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी तरीके से वर्क कोई एंजाइम करता है तो उसके लिए कंडीशन भी वैसी ही होनी चाहिए। ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जिससे क्या होगा, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, चलो, तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। उसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ये,
एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड आल्सो। देखिए सम आर लिपिड आल्सो, लिपिड आल्सो नहीं होता, सम आर आरएनए, सम आर आरएनए आल्सो। जैसे राइबोजाइम एंजाइम, ठीक है, जैसे राइबोजाइम एंजाइम क्या होता है, आरएनए से बना हुआ एक क्या होता है, एंजाइम होता है राइबोजाइम एंजाइम, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, हाई टेम्परेचर एंजाइम डीनेचरेशन हो जाता है ना, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल सही बात है, सी भी स्टेटमेंट भी सही है आपका, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसमें पर्टिकुलर प्रकार का एंजाइम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका आंसर बी क्यों है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं 25वें के बाद में, अगला 26वां। तो अगला क्वेश्चन है 26, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन, ठीक है, सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस कौन सी प्रवस्था या कौन सी फेज में होता है, ठीक है, तो कौन सी स्टेज या कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगा, तो ए बोल रहा है देखिए एस फेज, बी बोल रहा है G1 फेज, सी बोल रहा है G2 और डी बोल रहा है एम फेज। तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए, एस फेज। देखिए एस फेज क्यों है, एस फेज को सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं ना, सिंथेसिस सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है इसे। इस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रिप्लिकेशन होगा, ओके। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। 26 क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन, अगला 27वां क्वेश्चन क्या है, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ऑन टू, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखिए ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले पार्ट से। बी बोल रहा है देखिए काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोसोम वाले पार्ट से। सी बोल रहा है टीलोमर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के टीलोमर वाले पार्ट से। डी बोल रहा है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर वाले पार्ट से। तो बता सकते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है इसका काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम देखिए जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़ते हैं। देखिए इससे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी, जैसे क्रोमोसोम है, इसका ये मिडल वाला पार्ट तो क्या होगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रो, इस सेंट्रोमियर वाले पार्ट से क्या निकलते हैं, काइनेटोकोर, हो गया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, और इन काइनेटोकोर से क्या जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं, ऐसे, ओके। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमो। अगला क्वेश्चन, अगला 28वां क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। तो हमें भाई क्या करना है, वही मिलान करना है, मैचिंग करनी है, मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए जाइगोटीन, बी पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें हमें मैचिंग करनी है कि जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, देखिए एक प्रवस्था और होती है, एक स्टेज और होती है इसके अंदर मिसिंग है, होती है लेप्टोटीन, है ना। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। उसके बाद में आती है जाइगोटीन, तो ये देखिए ये रही जाइगोटीन। तो उसके बाद में आता है पेकाइटिन, तो पेकाइटिन ये रही। डिप्लोटीन आती है, उसके बाद में डाइकाइनेसिस आती है। प्रोफेज फर्स्ट की ये स्टेजेस होती है, ठीक है, ओके। अगला देखिए
जाइगोटिन, तो जाइगोटिन के अंदर क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, ठीक है, सिनेप्सिस होता है या फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस, सिनेप्सिस होगा और सिनेप्सिस के दौरान क्या बनेगा? बाइवेलेंट बनता है, ध्यान रखना, क्या बनता है? बाइवेलेंट बनता है। अगर आपने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको इजी, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पैकाइटिन आती है, तो पैकाइटिन के अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद में डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के अंदर क्या होगा? काइजमाटा का बनना, काइजमा का बनना, और डाइकाइनेसिस क्या होती है? ये लास्ट होती है, टर्मिनलाइजेशन या टर्मिनेशन, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैचिंग करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा इसका? ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा इसका? बी, बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, अगला 29 क्वेश्चन क्या है? इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैंने अगले क्वेश्चन में यही चीज बताई थी आपको, तो वही रिपीटेशन हो गया वापस क्वेश्चन का। इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, कब मतलब कहां इनिशिएट, क्रॉसिंग ओवर का इनिशिएशन कहां होता है? जाइगोटिन के अंदर होता है क्या, या डिप्लोटिन के अंदर होता है, या पैकाइटिन के अंदर होता है, या लेप्टोटिन के अंदर होता है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? कहां होता है क्रॉसिंग ओवर का इनिशिएशन? पैकाइटिन के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर। लेप्टोटिन के अंदर तो क्या होता है? सिनेप्सिस, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होता है? पैकाइटिन। डिप्लोटिन के अंदर क्या बनता है? काइजमा बनता है, और लेप्टोटिन काइजमा बनता है, और लेप्टोटिन के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। Okay. इस क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 26। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है 29। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, कहने का मतलब मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर है उसका इनिशिएशन कहां होता है? ए है जाइगोटिन, बी है डिप्लोटिन, सी है पैकाइटिन, और डी है लेप्टोटिन। तो उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पैकाइटिन, क्लियर। पैकाइटिन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। लेप्टोटिन के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है ना, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। और डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है? काइजमा का फॉर्मेशन। और जाइगोटिन के अंदर क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। ओके, तो ये हमारा 29 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, कहने का मतलब अगर कोई सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा आपको, है ना, क्या कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा? क्या उसके अंदर बाइवेलेंट बनता है, क्या एक्सोनिम बनता है, क्या उसके अंदर इक्विटोरियल प्लेट बनती है, या डी काइनेटोकोर होता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बता सकते हैं आप? इसका आंसर होगा बाइवेलेंट, है ना। तो देखिए अगर आपने जाइगोटिन स्टेज पढ़ी होगी, जाइगोटिन फेज पढ़ी होगी, जाइगोटिन के अंदर क्या होता है? सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस होगा, और सिनेप्सिस के दौरान क्या बनेगा? बाइवेलेंट बनता है। तो स्टूडेंट्स हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के कंप्लीट, और
और इससे देखिए मैंने यूनिट फर्स्ट के और यूनिट सेकंड के भी 30 क्वेश्चन यूट्यूब पे डाले हैं, तो वो भी आप क्वेश्चन करिए। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। थैंक यू।